हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे घर पर। नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि भावना एजुकेशन हब आप लोगों के लिए एक ऐसा बैच लेकर आया है जो एनटीपीसी, जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, रेलवेज में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। एनटीपीसी के जो बैच के लिए एक स्पेशल साइंस का बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर आपको वंदे भारत बैच मिलेगा। बैच का नाम है वंदे भारत। और कहाँ पर ये बैच में आपको मिलेगा? आपको मिलेगा भावना एजुकेशन हब पर। भावना एजुकेशन हब एप्लीकेशन का लिंक या डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और उस वाले बैच को, जिसको सच में एग्ज़ाम चाहिए और जॉब चाहिए, वो इस वाले बैच को परचेज कीजिए। वैसे तो ये बैच 999 का है, लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर है 299 में। 299 में आप इस बैच को ले सकते हैं। और इस मौके को छोड़ने के लिए सोचिएगा मत, क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ा तो जॉब भी आपसे एक स्टेप पीछे चली जाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई जॉब लेना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए इस वाले बैच के साथ, ताकि आप जल्दी से जल्द जॉब लेकर इन सब चीज़ों से आगे निकल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। बैच की डिटेल्स आपको प्रॉपर बोर्ड पर दी हुई है। आप एप्लीकेशन में भावना एजुकेशन हब, एप्लीकेशन का नाम मत भूलिएगा, भावना एजुकेशन हब पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे एनटीपीसी में साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है ना। और हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप किसी भी टॉपिक को मिस मत कीजिए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी वीडियो को आप स्किप करके ना देखिए, उसी में ही आपका फ़ायदा है। क्योंकि हो सकता है स्किप करते ही आपके सामने से वो क्वेश्चन निकल जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। क्या होता है सेल डिवीज़न? सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। क्या होता है ये देखिए। हमने पढ़ा था एक ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है ना। एक ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी है। होती क्या है सेल? मैंने आपको बताया था ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है। ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। क्या है ये? एक न्यूक्लियस है। ये है आपका एक न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक केंद्रक जिसको बोला जाता है। ठीक है, इस सेल का हमने पूरा डिटेल सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके प्रोडक्ट्स पढ़े थे कि क्या क्या हमें सेल के अंदर मिलता है। आज हम सेल के सेंटर के अंदर क्या होता है उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और ये सेल विभाजन, यानी कि विभाजन का मतलब है डिवाइड कर देना। किस तरीके से सेल अपने आप को डिवाइड करके एक नई सेल बनाती है, वो क्या प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी सेल्स हैं, क्या सारी सेल्स ऐसे ही डिवाइड होती हैं? उस डिवीजन को क्या बोला जाता है ना। तो यही इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है सेल, बीच में है सेंटर में न्यूक्लियस। अब इस सेल का डिवीजन, डिवीजन का मतलब है एक सेल ये है, ठीक, और इस ये सेल अपने आप को डिवाइड कर देती है और दो भागों में तोड़ लेती है। फिर ये सेल डिवाइड होकर चार भागों में तोड़ लेती है अपने आप को। ठीक, एक से दो बनी, दो से चार सेल बनी, एक से दो और दो से चार सेल बनी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि सेल डिवीजन होता क्या है, क्यों होता है, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, या अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, सच में ऐसी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे ऐसे बनती हैं, है ना। तो उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है एक्चुअल में सेल डिवीजन? देखिए, सबसे पहले तो सेल डिवीजन है क्या? सेल डिवीजन वो है जिसमें कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं। क्या कर रही हैं कोशिकाएं? कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं।
कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं। अब अभी अभी मैंने आपको विभाजन का बताया था कि क्या विभाजित करती हैं। ये है एक सेल, ये सेल अपने आप को तोड़कर 2 सेल में डिवाइड कर देती है। ये सेल अपने आप को तोड़कर 2 सेल में डिवाइड कर देती है ना। एक थी, इसने अपने आप को तोड़ दिया और 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक्चुअल में इस तरीके से नहीं तोड़ती है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए, जो सेल अपने आप को तोड़ रही है ना, जो सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है, उस सेल को क्या बोला जाता है? उस सेल को बोला जाता है मदर सेल। उस सेल को बोला जाता है मदर सेल। उस सेल को बोला जाता है मदर सेल या फिर पेरेंट सेल। मदर सेल या फिर पेरेंट सेल। और जो सेल डिवाइड हुई हैं उनको बोला जाता है डॉटर सेल। उनको बोला जाता है डॉटर सेल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो सेल अपने आप को डिवाइड करती हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है? पेरेंट सेल या फिर मदर सेल। और जो डिवाइड होकर नई सेल बनी है, ये न्यू सेल बनी है, इन सेल को क्या बोला जाता है? इन वाली सेल को बोला जाता है डॉटर सेल। जो नई सेल बनी है उनको डॉटर सेल बोला जाता है, और जिसने अपने आप को डिवाइड किया है उसको बोला जाता है पेरेंट सेल। ठीक, अभी किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करती है? अभी किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करती है? देखो, ऐसा ये तो मैंने सिंपल बना दिया कि एक सर्कल बना दिया, लाइन खींची तो डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको डिवाइड होने का एक क्या होता है? देखो, ये एक सेल है प्रॉपर, ठीक, ये एक सेल है, ओके। कुछ फाइबर्स होते हैं यहाँ पर, ये क्या करते हैं? कुछ फाइबर्स होते हैं इस तरीके से, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसको स्ट्रेच करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। टूटेगा तभी तो अलग अलग होगा, है ना। इसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच कैसे करेंगे? देखो, पहले तो ये ऐसी सेल थे, जब 2 भागों में डिवाइड होगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। में ये अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, वो इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। न्यूक्लियस जो है स्ट्रेच हो रहा है, खींच रहे हैं उसको, इस न्यूक्लियस को खींच रहे हैं। यहाँ से ये फाइबर इधर की तरफ से खींच रहा है, ये वाले जो फाइबर्स हैं ये इधर की तरफ से खींच रहे हैं। दोनों न्यूक्लियस को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या करता है? अलग अलग होता है। फिर अलग अलग होता है जब उसके बाद ये बनता है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हल्का सा ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, हल्का सा टच होता है, बाकी पूरा न्यूक्लियस एज इट इज बन जाता है। ठीक, ये है पूरा न्यूक्लियस, इस तरीके से बना। और लास्ट स्टेज इसकी क्या होगी? लास्ट स्टेज होगी ये लास्ट में जाकर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट में जाकर 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये बन गई आपकी 2 सेल। ये सिंपल इतना इजी नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सर्कल लिया और लाइन खींची और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? इस तरीके से कुछ फाइबर्स होते हैं सेल के अंदर, ये क्या करते हैं? न्यूक्लियस को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं 2 भागों में, है ना। स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच हुआ और उसके बाद बिल्कुल अलग हो गया। इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। एक सेल अपने आप को जब 2 भागों में डिवाइड करती है तो एकदम सिंपल ऐसे नहीं करती है, थोड़ा सा छोटा सा उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू ये सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 भागों में डिवाइड कर, मतलब अपने आप को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में कर लेती है। ये आपको इस तरीके से समझ में आएगा, आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से डिवाइड होगा। जो अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया वही अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये क्या है? एक न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस दिया हुआ है। ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, या इस तरीके से मत लीजिए, मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। किसी और कलर से देखते हैं इसको, वाइट कलर से ले लेते हैं, ठीक। सेल, सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस मैंने बनाया है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर हैं आपके क्या? कुछ डीएनएज,
कुछ डीएनएस, है ना। न्यूक्लियस के अंदर और भी चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए होता है, ठीक। ये है हमारी सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस कहाँ पर है, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस। और आप देख रहे हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे डीएनएस हैं और भी बहुत सारे केंद्रक के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक। ये ऊपर क्या है, फाइबर्स है, फाइबर्स ये इसी तरीके से होते हैं, जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला होता है ये अपना काम करना शुरू करते हैं, फैलते हैं। और फैलने के बाद इन्होंने क्या किया, देखो फैलने के बाद क्या किया, फैलने के बाद इस सेल के अंदर, फैलने के बाद इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, है ना, वो तो एक तरीके से क्या, देखो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी डीएनए थे वो सारे अलग अलग हो गए, क्योंकि होता क्या है जब सेल डिवीजन शुरू होता है ना, सेल डिवीजन जब शुरू होता है, सेल के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए क्या करता है, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाता है। सेल के अंदर जितने भी डीएनए हैं, जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना, तो सबसे पहले जो डीएनए होते हैं वो अपनी कॉपी बनाते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है। यहाँ पर जितने भी डीएनए थे उन सबकी एक एक कॉपी बनती है। कॉपी बनने के बाद ये जो केंद्रक होता है ये स्ट्रेच बड़ा होना शुरू हो जाता है और खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे डीएनए इसके अंदर ऐसे लग गए हैं जैसा आप देख रहे हैं, है ना, इस तरीके से। और ये जो फाइबर्स हैं वो फैलने शुरू हो गए हैं इस तरीके से, ये यहाँ से इसको अटैच किया, यहाँ से इसको अटैच किया और यहाँ से इसको अटैच किया, ठीक। ये फाइबर्स अब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। आपने देखा पहले क्या था, ये केंद्रक था, केंद्रक ने डीएनए ने कॉपीज बनाई, अपनी कॉपीज बनाकर इस फाइबर्स ने इन डीएनए को अलग अलग कर दिया, ताकि क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, इसने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद उसके बाद देखो इसको और ज्यादा स्ट्रेच किया, और ज्यादा खोलने, अलग अलग करने की कोशिश करी, फिर क्या हुआ, इसके अंदर ये वाले जो डीएनए थे वो इस वाले केंद्रक के अंदर आ गए, ये वाले जो डीएनए के पार्ट थे वो इसके अंदर आ गए, है ना। और क्या हुआ, दोनों ही सेल अलग अलग हो गए। इन स्टेजेस को, इन सेल के इन स्टेजेस को नाम दिया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वैसे तो एनटीपीसी में इतना डिटेल नहीं पूछता है, लेकिन आप आज तक तो इस चीज से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि नीट वगैरह में ऐसे डिटेल एग्जाम जो होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में, एसएससी में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, जब कॉपीज बनती हैं या कॉपीज बनने से पहले जो स्टार्टिंग होता है कि सेल डिवीजन शुरू हो रहा है या होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक। उसके बाद फाइबर्स फैलने शुरू हो जाते हैं, डीएनए ने कॉपी कर ली, उसको बोलते हैं मेटाफेज, ठीक। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या करता है, डीएनए के अंदर जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए थे उनको स्ट्रेच किया, अलग अलग किया, और लास्ट में जाकर जब वो पूरा केंद्रक अलग हो जाता है, ये वाली सेल का केंद्रक अलग है, इस वाली सेल का केंद्रक अलग है, इसको बोला जाता है टेलोफेज। अब लास्ट में जाकर ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था कि एक सेल टूटकर कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इतना ईजी प्रोसेस नहीं है और इतना डिफिकल्ट नहीं है, करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सेल अपने आप को जब डिवाइड करती है ना, तो ये जो सेल है ये है आपकी पेरेंट सेल, ये है आपकी पेरेंट सेल, और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, है ना, उसको बोला जाता है डॉटर सेल। न्यू सेल जो बनती है उसको बोला जाता है डॉटर सेल, उसको बोला जाता है डॉटर सेल। जैसे ही वो सेल अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी, यानी कि क्या बन गई, वो डॉटर सेल बन गई। क्या बस इतना ही है सेल डिवीजन? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना बिल्कुल भी नहीं है ना, इतना इजी नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। सेल डिवीजन भी, क्योंकि हमारी हम लोग कैसे हैं, हम लोग यूनिसेल्यूलर हैं कि मल्टी सेल्यूलर है, हमें मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है और बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो क्या सभी डिफरेंट तरीके की जितनी भी सेल्स हैं सबका डिवीजन ऐसे ही होता है, सबको ऐसे ही एक ही पैमाने से आप आंकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको एक जैसा नहीं आंकते हैं। कुछ सेल, जब सारी सेल्स डिफरेंट हैं और सारी सेल का काम अलग अलग है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस सेल डिवीजन में भी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि बॉडी की जितनी भी सेल हैं सबको ऐसे ही देखा जाता है, बिल्कुल नहीं, सबको ऐसा नहीं देखा जाता। ये सिर्फ एक प्रोसेस है किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो सेल डिवीजन है ये 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन क्या होता है हमारा, 2 टाइप का होता है।
सेल डिवीजन क्या होता है, 2 टाइप का होता है और ये दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा? जो सेल डिवीजन है वो 2 पार्ट का होता है, एक होता है मायोसिस, एक होता है माइटोसिस। आपने सुना होगा, इंग्लिश में नहीं तो आपने हिंदी में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं, है ना। आप लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम की चीजें और आज अगर गैप हो गया है, सारी चीजें सिर्फ रिवाइज हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, और एग्जाम में वहीं से ही आता है ना। तो इतना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना डिटेल है, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो, साइंस अगर करना है तो आपको सिर्फ टर्म्स को करना है ना। अगर आप समझकर करेंगे तो आप साइंस कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप समझ के साइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप साइंस को कभी नहीं भूल सकते। हाँ, आपको टर्म्स 1 या 2 बार पढ़ने की जरूरत है, और 1-2 बार टर्म्स पढ़ने के बाद ना वो माइंड में रह जाती हैं चीजें, कि हाँ ऑप्शन से तो 100% आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है मायोसिस। मायोसिस एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हो सकता है इंग्लिश के नाम अजीब से लग रहे हो, जिसने इंग्लिश मीडियम में करा है उसको हिंदी में समझ नहीं आएगा, जिसने हिंदी में कभी पढ़ा है उसको इंग्लिश में समझ नहीं आएगा। ये क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा सबने। देखो, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री, समसूत्री विभाजन, ठीक। और मायोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस माइसोसिस। नाम से आपको पता चल जाएगा, सम और अर्ध, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सम और अर्ध क्या होता है? सम का मतलब समान, यानी कि सेम। सम का मतलब समान यानी कि सेम, एक जैसी, है ना। अर्ध यानी कि हाफ, आधा आधा, है ना। अर्ध यानी कि आधा आधा, और सम का मतलब समान, सेम, इक्वल, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? समसूत्री। सम का मतलब समान, और इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वल डिवीजन, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वल डिवीजन। यहाँ पर चीजें जैसी थी उससे हाफ हो गई हैं। अर्धसूत्री विभाजन, आधी हो गई हैं, आधी हो गई हैं तो कम हो गई हैं, कम हो गई हैं तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? कम जब कोई चीज होती है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? रिडक्शनल डिवीजन, इसको बोला जाएगा रिडक्शनल डिवीजन, इसको बोला जाएगा रिडक्शनल डिवीजन। अभी तक कुछ भी नया हमने नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ नाम जाने हैं, और नाम से ही चीजें बनती चली जा रही हैं। नाम समसूत्री, सम का मतलब सेम, समान, यानी कि इक्वल डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध यानी कि आधा, हाफ, हाफ हो रहा है तो कम हो रहा है, कम को बोलते हैं रिडक्शनल होना, रिडक्शन होना, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब एक्चुअली में इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा इनमें है क्या? देखो, पहला, माइटोसिस के अंदर क्या होता है? ये जो पेरेंट सेल है ये अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है ना। और जैसी ये है, सेम एज इट इज इनकी डॉटर सेल हो, सेम एज इट इज इनकी डॉटर सेल होती है। जैसी पेरेंट सेल है वैसे ही सेम सेल कौन सी होती है? डॉटर सेल होती है, कुछ भी अलग नहीं होता। ये वाली और ये वाली दोनों सेम डॉटर सेल होगी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं, पेयर्स में होते हैं 23, है ना। 23 पेयर्स में होते हैं, टोटल 46 होते हैं। मैं यहाँ पे 46 लिख रही हूँ, वैसे 23 पेयर्स में होते हैं, है ना। पेयर्स को हटा दिया जाए तो एक एक को काउंट करेंगे तो 46 आएगा। 46 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, ठीक। जैसे ही ये पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, 2 सेल में डिवाइड करेगी, तो यहाँ पर भी 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 होंगे,
समझे? यहाँ पर भी 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 होंगे। तो जितना जो जो चीज पेरेंट सेल में थी वो सेम दोनों ही डॉटर्स में इक्वल इक्वल ही होंगी। मायोसिस के अंदर चेंज होता है। मायोसिस के अंदर यहाँ पर देखो एक सेल 2 में डिवाइड हुई है, यहाँ पर एक सेल जो होता है ना वो 4 में डिवाइड होता है। ये पहले एक सेल 2 में होगा, ठीक, और ये दोनों अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सेल भी अपने आप को डिवाइड कर लेंगे और इसमें भी चीजें अलग अलग ही होंगी। इसमें भी चीजें क्या होंगी, इसमें भी चीजें अलग अलग ही होंगी। जैसे यहाँ पे तो मैंने सेम पेन यूज कर लिया, ऐसे कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ रेड आ जाता है ना, इसके अंदर रेड और कुछ ग्रीन वाला पोर्शन डाल देते हैं, ये ठीक है ना। उसके अलावा इसमें कुछ ग्रीन, इसमें ग्रीन, थोड़ा सा इसमें ग्रीन होगा। चीजें तो सब में होंगी लेकिन एक जैसी सी नहीं होंगी, है ना। रेड हल्का सा इसमें रेड है, ये अलग है, इसमें ज्यादा रेड कर दो और इसमें भी हल्का सा, हल्का थोड़ा ज्यादा सा, और ग्रीन ना के बराबर। अब आपको दिख रहा है सेम, ये वाली डिवाइड हुई सेम सेम, है ना। ये वाली जब डिवाइड हुई तो ये थोड़ी सी अलग, ये थोड़ी सी अलग, ठीक। और जब इनको डिवाइड, ये जब डिवाइड हुई तो ये दोनों भी अलग और ये दोनों भी अलग, है ना। तो यानी कि एक सेल से जो 2 सेल बन रही हैं वो सेम है। इस वाली एक सेल से, इस वाली एक सेल से जो सेल बन रही हैं वो 4 सेल बन रही हैं, है ना। इस वाली एक सेल से जो बन रही है वो 4 सेल बन रही है। ये डिफरेंस है। यहाँ पे एक सेल से 2 बनती है, यहाँ पे एक सेल से 4 बनती है। क्लियर है? उसके अलावा और क्या डिफरेंस है? उसके अलावा और क्या डिफरेंस है? देखो, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। माइटोसिस, ये क्या है? माइटोसिस, ठीक। ये है माइटोसिस, ये है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री। आपने देखा एक सेल से 2 सेल बन रही हैं और दोनों ही सेल सेम है। जैसी पेरेंट सेल है सेम एग्जैक्ट, बिल्कुल जो से न्यू सेल बनी है, डॉटर सेल बनी है, वो एग्जैक्ट सेम है ना। माइटोसिस दोनों, तो इसको बोला जाता है माइटोसिस, जिसमें सेम होती हैं। जैसे पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल है, सेम टू सेम सेल बनी है ना। मायोसिस, ये क्या है? मायोसिस है, ये है मायोसिस, यानी कि अर्धसूत्री, अलग अलग डिफरेंट। जैसी ये पेरेंट सेल है, इससे ये पिंक कलर की है ना, पिंक सा कलर है। और जैसे ही इसने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया, पहले जो 2 सेल बनी वो दोनों अलग अलग बनी, है ना, बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह नहीं है। और उसके बाद जैसे ही ये डिवाइड हुआ तो ये भी बिल्कुल अलग अलग है, ये भी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो यही है कि माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल और डॉटर सेल बिल्कुल सेम इक्वल होती है, समान होता है। लेकिन मायोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल होती हैं वो अपने आप को डिवाइड करके 4 सेल में डिवाइड करेंगी, और चारों सेल जो पेरेंट सेल से बनी है वो डिफरेंट ही होती हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं? वो डिफरेंट ही होती हैं। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मायोसिस और माइटोसिस क्या होता है। इसके अलावा और अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक। इस डायग्राम में क्या है देखो, ये क्या है? एक मदर सेल है, ये क्या है? एक मदर सेल है, एक मदर सेल है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? 2 डीएनए है ना। अब पता चल रहा है कि डिवीजन होने वाला है, अब पता चल रहा है कि डिवीजन होने वाला है, डिवीजन होने वाला है। तो इस मदर सेल ने क्या किया? डीएनए ने कॉपी करी, डीएनए ने क्या करी? कॉपी हुए डीएनए, डीएनए ने कॉपी करी, ठीक। यहाँ पे सिंगल सिंगल थे, यहाँ पे डबल डबल हो गए, है ना। अब देखो यहाँ से फिर वही फाइबर्स क्या करेंगे? इसको स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे। फाइबर्स ने स्ट्रेच करना शुरू करा, फाइबर्स बन गए, ठीक। ये क्या है? ये हैं वो फाइबर्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना। ये क्या है? वो फाइबर्स हैं, ठीक। डीएनए को पकड़ेंगे और फिर से अलग अलग कर देंगे। यहाँ से सेल डिवीजन एक तरीके से स्टार्ट हुआ। सेल डिवीजन तब तक प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया था क्योंकि डीएनए ने कॉपी कर ली थी। कॉपी तो डीएनए तभी करेगा जब सेल डिवीजन होना शुरू होगा, है ना। ये स्टार्टिंग होगी।
जैसे स्ट्रेच किया डीएनए सेम अलग अलग हो गए। देखो जैसे मदर सेल के अंदर है एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर का, यहाँ पे एक कलर से इसीलिए दिखाया जा रहा था ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर है ना, अलग अलग किया तो एक रेड अलग हो गया, एक ग्रीन सेम सेम अलग होना शुरू हो गया। जैसे ही ये अलग अलग हो जाएंगी डॉटर सेल बन गई। अब ये अलग अलग होकर क्या बन गई, डॉटर सेल बन गई। दोनों न्यू सेल बनी। इस वाली एक सेल से क्या बनी, डॉटर सेल, दो सेल बनी और दोनों ही देखने में मदर सेल की तरह सेम है ना। जैसे ही मदर सेल थी वैसे ही डॉटर सेल है। जैसे मदर सेल थी दिखाई दे रहा है बिल्कुल हूबहू, डॉटर सेल भी सेम टू सेम है। क्या है, सेम टू सेम। डॉटर सेल भी सेम ऐसी ही है जैसे मदर सेल थी। ठीक है, यही सेम प्रोसेस किस में होगा, मायोसिस के अंदर होगा। इसी को बोला जाता है माइटोसिस। इसी को बोला जाता है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री, समसूत्री सेम इक्वल, इक्वल विभाजन जिसके अंदर होता है, सेम टू सेम, जैसे मदर सेल, जैसे मदर सेल है सेम एज इट इज डॉटर सेल। इसको बोला जाता है क्या, माइटोसिस। ठीक, अब बात करते हैं हम मायोसिस की। देखो मायोसिस में क्या है, ये क्या है, सेम मदर सेल है, ये क्या है, मदर सेल है, ये क्या है, मदर सेल या पेरेंट सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, मदर सेल सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए ने कॉपी करना शुरू किया। इसमें जितने भी क्या थे, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए थे, कॉपी हुए दो थे, है ना। तो ये दोनों जुड़कर, ये मतलब जितने भी थे उससे कॉपी होकर एक दो तीन चार, चार बन गए। ठीक, ये दो थे, ये दो अलग अलग, ये पेयर में दो पेयर थे, यहाँ पर प्रॉपर चार बन गए। चार से जब सेल डिवीजन शुरू हुआ, स्ट्रेच होना शुरू हुआ, तो दो सेल बनी टूटकर, दो अलग अलग सेल बनी टूटकर। ठीक, अब देखो यहां पर जैसे थे जो कॉपी हुई है, दो सेल में जो डिवाइड हुआ है क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। देखने में ही लग रहा है डिफरेंट है, सेम टू सेम तो कोई नहीं आई है ना। और जैसे ही ये दोनों सेल आपस में अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेंगी, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड करके दो बना लिया, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड करके दो बना लिया। अब जो बनी है देखो मदर सेल से बिल्कुल अलग है ना। इसके अंदर जो चीज है, जो इसके अंदर है, इसमें ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है वो होगा ही होगा, डिफरेंट होंगी ही होंगी। जो डॉटर सेल हैं वो मदर सेल से डिफरेंट आपको क्लियरली दिख रही होंगी, एग्जैक्ट सेम ऐसी नहीं है जैसे मदर सेल थी, है ना। माइटोसिस के अंदर हमने देखा था मदर सेल के तरह ही सेम डॉटर सेल बनी थी, कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर है ही है ना। अब देखो, अब देखो आपने देखा होगा घर में दो तीन बच्चे होते हैं, है ना, पेरेंट्स हैं और उनके दो तीन बच्चे हैं, तो क्या होगा, जैसे पेरेंट्स की कुछ ना कुछ क्वालिटी किसी ना किसी बच्चे में होगी, है ना। जैसे फादर की भूरी आंखें थी तो एक बच्चे की भूरी आंखें हैं, है ना, एक बच्चे की भूरी आंखें। फादर की आवाज बहुत भारी थी तो दूसरे बच्चे की आवाज भारी है लेकिन आंखें नॉर्मल है ना। तो पेरेंट्स का जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, जो जीन ट्रांसफर हुआ है डीएनए के थ्रू, वो क्वालिटी बच्चे के अंदर आई है, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन भी तो है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी तो है ना। तो वो किस वजह से है, किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो जीन ट्रांसफर हुए हैं वो सभी बच्चे में एक जैसे नहीं होते हैं। तीन बच्चे हैं तो आपको तीन बच्चे अलग अलग ही दिखेंगे। तो यही चीज होती है जेनेटिक के अंदर या जीन के अंदर, कि चीजें जीन्स ट्रांसफर करते हैं, डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो हमारे अंदर क्वालिटी माँ बाप वाली आती है, लेकिन देखने में और चीजों में बच्चे सारे अलग अलग ही होते हैं, तो वेरिएशन भी साथ के साथ आती हैं। इसीलिए कुछ सेल ऐसी होती हैं जो सेम टू सेम होती हैं, जो चीजें सेम बनाती हैं, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो चीजें डिफरेंट करेंगी ही करेंगी, और वो कौन सी होती है, मेयोसिस। ठीक है, माइटोसिस मेयोसिस में यही डिफरेंस है। अभी हमने एक तो नाम का डिफरेंस है, समसूत्री और अर्धसूत्री, इक्वल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, दूसरा क्या डिवीजन है, माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल बनती है, मेयोसिस के अंदर एक सेल से चार सेल बनती है, चार डॉटर सेल बनती है न्यू। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, इसके अलावा डिफरेंस है
इसके अलावा ये डिफरेंस है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, कि जो माइटोसिस वाला सेल डिवीजन होता है वो कौन सी सेल में होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल है, सारी की सारी सेल अलग अलग है, डिफरेंट है ना, तो वो कौन सी सेल के अंदर होता है। तो याद रखना ये वाली जो माइटोसिस जो होता है ये होता है सिमेंटिक सेल होती है एक, उसके अंदर होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल जो होती हैं इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होता है, सोमैटिक सेल क्या होता है। सारी सेल हमारी बॉडी के अंदर जितनी सेल हैं सारी सोमैटिक सेल हैं, तो सभी के अंदर यही वाला डिवीजन होता है। तो फिर ये कैसे अलग हो गया, एक सेल, वो कौन सी है, गैमेट सेल, यानी कि जनन कोशिका। जनन कोशिका जो होती हैं, जनन कोशिका जो होती हैं उनके अंदर होता है मेयोसिस, मेयोसिस, उनके अंदर होता है मायोसिस सेल डिवीजन। सिर्फ गैमेट सेल के अंदर होता है मेयोसिस वाला, बाकी सब के अंदर होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। आपको ये डिफरेंस याद रखना है, यही डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए गैमेट सेल या गॉमेट सेल, गैमेट तो गलत ही लिखा है मैंने, गैमेट सेल, ठीक। गैमेट सेल यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो होता है। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है, क्रोमोसोम्स। अब हम थोड़ा सा क्रोमोसोम्स की तरफ पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बार बार ये स्पेलिंग मुझसे गलत ही हो जा रही है, गैमेट सेल या गैमेट सेल जो भी होता है, MATE लिखा हुआ है ये। गैमेट सेल, देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन ये हमेशा पेयर में होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं। थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर भी मायोसिस और माइटोसिस के अंदर थोड़ा सा पोर्शन है जो क्रोमोसोम डिफाइन करता है कि कौन से वाले क्रोमोसोम्स कौन से वाली सेल डिवीजन के अंदर होते हैं, या कौन से वाली सेल होती हैं जिसके अंदर माइटोसिस या फिर मायोसिस होता है। तो देखो वो कौन सी होती हैं वो कौन सी होती हैं, हम लोग एक न्यू पेज ही ले लेते हैं क्रोमोसोम के लिए। क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, सभी में 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इस तरीके से कुछ डीएनए, है ना, इस तरीके से होते हैं डीएनए, इस तरीके से होते हैं डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इस तरीके से डीएनए। और डीएनए के ही और डीएनए के ऊपर ही यहाँ पर होते हैं हमारे जीन्स, यहाँ पर ही होते हैं हमारे जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं
एक ऐसा मटेरियल जो हमारे फादर से या हमारे पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। बच्चे के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो होते हैं जीन। अब जैसे किसी के फादर की भूरी आइज थी तो बेटे के भी भूरी आइज है। कैसे? क्योंकि वो वाले जीन्स उनके पेरेंट्स से उनके बच्चे में ट्रांसफर हुए। जीन्स किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? तो याद रखना डीएनए के थ्रू होते हैं। अब डीएनए का क्रोमोसोम से क्या रिलेशन है? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है ना वो इस तरीके से होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो बहुत छोटा है, थोड़ा अगर इसको और बड़ा करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये डीएनए जाकर क्या करते हैं? ये डीएनए जाकर जुड़ना शुरू कर जाते हैं। किससे? ये डीएनए जो हैं ये जाकर इसके साथ कोलाइड होने शुरू हो जाते हैं, इसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक। और जैसे ही इसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? तो आगे जाकर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल ही बना देती हूँ, ठीक। आगे जाकर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। ये आगे जाके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये क्या क्या है? 3 चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ये है डीएनए, वैसे तो ये पूरा ही डीएनए है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका क्रोमोसोम्स। 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या है? आपके क्रोमोसोम्स। ये क्या है? आपका जो प्रॉपर डीएनए है जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या है? ये जो गोल गोल है मैडम ये क्या है? तो याद रखना ये जो गोल गोल है ये क्या है? ये जो गोल गोल है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया था ये है हिस्टोन, ये है हिस्टोन। डीएनए हिस्टोन से मिला तो क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। डीएनए हिस्टोन से मिला तो क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। और हिस्टोन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या होते हैं? एक तरीके का प्रोटीन होता है। जैसे ही डीएनए और हिस्टोन मिलते हैं तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना दिया? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना दिया। देखो, तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना दिया? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना दिया। ये रहा। तो जूम, ठीक है, इनफ है। देखो ये क्या है? ये है आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए, है ना, जो ऐसे ऐसे कोलाइडली फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर में होता है। ये जो है येलो कलर के जिससे डीएनए से लिपट रहा है, किससे लिपट रहा है? हिस्टोन से। किससे लिपट रहा है? डीएनए हिस्टोन से लिपट रहा है। और हिस्टोन से लिपटने के बाद, हिस्टोन से लिपटने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बना देता है? ये बना देता है क्रोमोसोम, ये बना देता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए। डीएनए किससे मिल जाता है? तो हिस्टोन से मिल जाता है। और जैसे ये रास्ते में हिस्टोन से मिल जाता है, दोनों के दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम का भी एक स्ट्रक्चर है ना। इतना बड़ा जो ये एक ही क्रोमोसोम है जो पेयर में दिखाई दे रहा है, ये एक पेयर है, ये पूरा एक पेयर में है। इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? और ये जो बाहर वाला इस तरीके का ये जो ये वाला पार्ट है ना, इस दोनों को क्या बोला जाता है? इस चीज को ध्यान रखना है कि इनको बोला क्या जाता है, ठीक। जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बुलाता है सेंट्रोमेयर। सेंटर वाले पार्ट को बुलाता है सेंट्रोमेयर। सेंटर वाले पार्ट को बुलाता है सेंट्रोमेयर। मैंने सेंट्रोमेयर लिख दिया, सेंट्रोमेयर, CENTROMERE, सेंट्रोमेयर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ही लिखा हुआ आएगा आपके सामने, ठीक है। तो इसको सेंट्रोमेयर के नाम से ही याद रखना। और सेंट्रोमेयर के नाम से याद रहेगा सेंट्रो, सेंटर, इतना याद रख लेना। सेंटर यानी कि जो बिल्कुल बीच में होता है ना। जैसा हम इतनी देर से पढ़ रहे थे सेल का सेंटर कहाँ है, क्या है, तो वो सेंट्रोमेयर यही है ना। सेंट्रो मतलब जो भी सेंटर में है उसको सेंट्रोमेयर ही बोला जाता है, ठीक। तो ये जो
सेंटर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है सेंट्रोमेयर। और इसका ये जो साइड में निकले हुए पार्ट है ना, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रोमैटाइड या क्रोमेटिड। क्रोमेटाइड या क्रोमेटिड, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है, क्रोमेटिड। हिंदी में भी इसको यही लिखा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा तो नहीं जाएगा आज तक क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बना नहीं है, पर हम कह नहीं सकते कि हो सकता है आगे आने वाले पार्ट में आपके सामने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हाँ यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन होते हैं, है ना, क्या होते हैं वो, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, उसमें आपको डीएनए प्लस हिस्टोन पर टिक लगाना है। ठीक है, और हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक तरीके का प्रोटीन होता है। हम लोग ये पढ़ रहे थे, यही चीज मैंने आपको बताई, डीएनए हिस्टोन से मिला, हिस्टोन से मिलाकर एक क्रोमोसोम बना दिया। अब क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में 23 पेयर्स में, 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स। अब ये भी 23 पेयर्स टूटे हुए हैं 2 पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 23 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, ये भी टूटे हैं 2 पार्ट्स में। ठीक, और याद रखना क्रोमोसोम्स कभी भी विजिबल नहीं होते हैं, ये एक ही टाइम पर विजिबल होते हैं। अगर हम कोई सेल लेते हैं, सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, है ना, डीएनए दिखेगा और सेंटर दिखेगा, केंद्रक दिखेगा, लेकिन न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन डीएनए के अलावा उसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम सिंपल कोई भी सेल उठाकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कब दिखाई देते हैं ये? तो ये हमेशा विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम। ये बात याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं सिर्फ किस टाइम पर? जब सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तभी विजिबल होते हैं, अदरवाइज क्रोमोसोम्स कभी भी विजिबल नहीं होते। ठीक, अब 2 पार्ट से मैंने 23 पेयर्स को डिवाइड कर दिया कि कौन से टाइप में कितने पेयर आएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है। ऑटोसोम, ये है ऑटोसोम, और ये होता है एलोसोम। एक है ऑटोसोम, हिंदी में भी इनको ये बोला होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक है एलोसोम, एक है आपका एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम, या ओलोसोम भी बोलते हैं इसको, ऑटोसोम या फिर ओलोसोम, एलोसोम या ऑटोसोम। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सेम, सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पर 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो सेम होते हैं बॉय, सेम इन बॉय एंड गर्ल। बॉय एंड गर्ल दोनों में सेम होते हैं 23 पेयर्स। जैसे 22 पेयर्स, टोटल 23 पेयर्स है ना। पेरेंट से जो डॉटर सेल बनती है उसमें भी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स आएंगे, है ना। तो 23 पेयर्स में से जो, अब जब माँ से एक बच्चा बनता है ना, माँ से एक बच्चा बनता है, उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि या तो वो लड़का होगा या फिर वो एक लड़की होगी। बाकी पूरी बॉडी ह्यूमन बॉडी होती है तो उसके अंदर 22 जो क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 22 पेयर्स सेम ही होते हैं। एक पेयर होता है जो एलोसोम में होता है, एक पेयर होता है जो एलोसोम में होता है, जो मेल और फीमेल को डिफाइन करता है कि क्या चीज मेल है और क्या फीमेल है। वो कौन सा पेयर होता है? मेल वाला होता है XY और फीमेल वाला होता है XX। मेल वाला होता है XY और फीमेल वाला होता है XX। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेल वाला होता है वो होता है आपका X और Y, फीमेल वाला होता है आपका X और X। बार बार Y लिखे जा रही हूँ, X और X, जिससे ये पता चलता है कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। वो कौन सा वाला पेयर डिसाइड करता है क्रोमोसोम का? तो वो ओलोसोम वाला डिसाइड करता है। ऑटोसोम वाले से कुछ पता नहीं चलता कि बेटा है या बेटी है, क्योंकि वो दोनों में ही सारे के सारे पेयर्स सेम होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर जो है वो मेल और फीमेल वाला होता है जो अलग होता है,
ठीक है। अगर देखो आपने ये चीज 100% देखी होगी, 10th क्लास की बुक में भी है, ये है मेल और ये है फीमेल, कुछ अलग बोर्ड पर एक यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है मेल और ये है फीमेल। मैंने बताया मेल में एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में जो एक पेयर होता है वो होता है एक्स और एक्स का। ठीक, मेल के एक्स और एक्स फीमेल के एक्स पेयर जब मिलते हैं तो डबल एक्स बना। ठीक, मेल का वाई और फीमेल का एक्स बनते हैं तो एक्स वाई पेयर बना दिया। ठीक, यही पेयर जो होते हैं यही डिफाइन करते हैं, जब एक्स एक्स का पेयर बनता है तो वो क्या होती है, वो होती है बेबी गर्ल, और जब एक्स वाई पेयर बनता है तो वो होता है बेबी बॉय। ठीक है, माँ के पेट में जो बच्चा है उसका लिंग निर्धारण कौन से वाले क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो याद रखना वो डिपेंड करता है आपका ऑलोसोम पर, वो डिपेंड करता है ऑलोसोम क्रोमोसोम पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जेंडर डिफाइन होता है वो किस टाइप के क्रोमोसोम से होता है, तो याद रखना एलोसोम वाले क्रोमोसोम से जेंडर डिफाइन होता है। बाकी जो ऑटोसोम है उससे ये पता नहीं चलता कि माँ के पेट में जो बच्चा है, जो लिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, वो पता किसे चलता है, वो इस वाले एक पेयर जो अलग है उससे पता चलता है। ठीक, एक पेयर जो है उससे पता चलता है। अब मैंने जो क्रोमोसोम यहाँ पे आपको पढ़ाए, इसका माइटोसिस और मायोसिस से क्या रिलेशन है ना, माइटोसिस और मायोसिस से क्या रिलेशन है, यहाँ पढ़ाने का यही मेन था कि यहाँ पर आपको ये पता चले कि माइटोसिस और मायोसिस होते क्या हैं और किस में क्या होते हैं। माइटोसिस वाला सेल डिवीजन किस में होगा, मायोसिस वाला सेल डिवीजन किस में होगा। देखो जो सेम है जिसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन इसी में ही होता है। ये एक डिफरेंस है जो आपको माइटोसिस और मायोसिस सेल के लिए याद रखना है, क्योंकि देखो सेम है, बॉयज गर्ल में बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है ना, कुछ भी अलग नहीं है। 22 पेयर्स जैसे बॉयज में होते हैं सेम ऐसे ही गर्ल्स के अंदर होते हैं। जब कुछ डिफरेंस ही नहीं है, सेम एज इट इज चीजें हैं, तो सेम किस में था, माइटोसिस में, समसूत्री में, है ना। और जो एक पेयर है जो अलग है, जो डिफाइन कर देता है जेंडर को, है ना, वो किसके अंदर होता है, वो होता है आपका मायोसिस मायोसिस सेल डिवीजन के अंदर। ये इसमें होता है आपका मायोसिस सेल डिवीजन। यही डिफरेंस है माइटोसिस और मायोसिस सेल डिवीजन के लिए। ये फिंगर्स टिप्स के ऊपर अगर आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। कौन कौन से, ये फिंगर टिप्स पर ही याद रखेंगे, है ना, माइटोसिस और मायोसिस, माइटोसिस और मायोसिस या मियोसिस। MEIO, बार बार स्पेलिंग, कभी कुछ कभी MEIOSES। पहला डिफरेंस क्या था, ये इक्वल डिवीजन है और ये रिडक्शनल है। पहला डिफरेंस, ये इक्वल डिवीजन होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। दूसरा डिवीजन, पेरेंट सेल से दो न्यू डॉटर सेल बनती है, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेम सेल बनाती है। यहाँ पर दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो पेरेंट सेल होती है ये अपने आप को डिवाइड करके चार सेल बनाती हैं, है ना, ये अपने आप को डिवाइड करके क्या बनाती हैं, चार सेल बना देती हैं। इस तरीके से चार सेल बन गई। चारों सेल कैसी हैं, कुछ ना कुछ चारों सेल में अलग होगा, तो वैसे ही बना देते हैं कि क्या अलग है। ठीक, ये इसका दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है,
तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है हमारे सामने कि ये सोमैटिक सेल में होती हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और गैमेट सेल के अंदर, और गैमेट सेल के अंदर यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर मेयोसिस होता है। ठीक, तीसरा ही तो था ये। नेक्स्ट, चौथा डिफरेंस क्या है? ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक, और ये एलोसोम क्रोमोसोम में होते हैं। एलोसोम क्रोमोसोम में होते हैं। ये चार मेजर डिफरेंस थे जो आपको याद करने हैं। याद क्या करने हैं? कुछ याद नहीं करना। चार में से आपको सिर्फ ऐसे फिंगर्स, थंब को छोड़ देना, फिंगर चार ही होती है ना, टोटल 5, एक थंब होता है तो मेन 4 फिंगर्स होती है। चारों फिंगर्स पे की टिप्स पर आप इस चीज को याद रख लो। पहला माइटोसिस मायोसिस इक्वल रिडक्शनल। दूसरा पेरेंट सेल तोड़कर 2 नई सेल बनाती हैं, इसके अंदर पेरेंट सेल तोड़कर 4 नई सेल बनाती हैं। तीसरा ये सोमैटिक सेल में होता है, ये गैमेट सेल में होता है, और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में होता है, और ये एलोसोम क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक, इतना ही आपको करना है माइटोसिस और मायोसिस के अंदर। ये था आपका पूरा सेल डिवीजन। ठीक, अब हम चलते हैं सेल डिवीजन के अलावा, थोड़ा सा जिसको आपको पढ़ना है, डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? डीएनए, अभी मैंने आपको थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताया था जब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा और पढ़ना है, बिल्कुल वैसा ही है, पर उसमें थोड़ा सा डीएनए को और डिफाइन करेंगे। क्या है डीएनए? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये होता है आपका डीएनए की फुल फॉर्म। डी या डाई ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बताया था सेल के सेंटर में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और वो न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है? तो 2 फॉर्म में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। जो न्यूक्लिक एसिड आता है सेंटर के अंदर, इसके अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एसिड पाया जाता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड, है ना? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? तो यही न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, देखो, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चले, पेन से कर लेते हैं। आगे चलें तो सबसे पहले डीएनए होता क्या है, या कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या नहीं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, मैं अभी दोबारा से एक और ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर साइड में। इस तरीके से होता है डीएनए का एक स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो धागे से बने हुए हैं, ये जो धागे से बने हुए हैं, इनको बोला जाता है हेलिक्स। और ये कैसी स्ट्रक्चर है? इनको बोला जाता है हेलिक्स। हेलिक्स। और ये कैसी है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विकुंडलित संरचना। हिंदी में इसको बोला जाता है द्विकुंडलित संरचना। द्विकुंडलित यानी कि 2 कुंडलियां। आपको क्लियरली दिख ही रहा है इसके अंदर, इसमें इतना समझाने वाली बात ही नहीं है ना? कि इसमें कौन सी 2 कुंडलियां हैं? अरे एक तो ये वाली, ये एक हेलिक्स, एक दूसरा हेलिक्स ये है।
है ना। हेलिक्स को मतलब वही जो धागे से हैं दो, उनको हेलिक्स बोला जाता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका डीएनए का। ठीक, अब डबल हेलिक्स जो है ना ये भी बॉर्डर में होता है, ये भी बॉर्डर में होता है, ये भी क्या होता है, बॉर्डर में होता है। ये अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैंने सर्कल सर्कल बनाया ये रेड कलर से, है ना, ये एक पूरा बॉर्डर है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है शुगर फॉस्फेट, इसके अंदर पाया जाता है शुगर फॉस्फेट। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर, शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एसपी शुगर फॉस्फेट, है ना, शुगर फॉस्फेट। ये जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है शुगर फॉस्फेट। ये एक बैकबोन होती है डीएनए की, इसको बोला जाता है डीएनए की बैकबोन। जहाँ पर ये जो रेड कलर से मैंने बताया है ये है डीएनए का बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसको बोला जाता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये है आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डीएनए की बैकबोन इसको बोला जाता है। ठीक, यहीं पर होते हैं आपके जीन्स, यहीं पर होते हैं, ये क्या है आपके, ये हैं आपके जीन्स, ये हैं आपके जीन्स। क्या होते हैं जीन्स, जीन्स एक ऐसा मटेरियल है, क्या काम करता है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं उनको ट्रांसफर करता है। जीन क्या करता है, सिमिलैरिटीज को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको आनुवंशिकता बोला जाता है। ठीक है, वो ट्रांसफर करता है। अब डीएनए में और क्या है, देखो डीएनए आगे हिस्टोन से मिलता है तो क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, यही है, ये सिंगल तार हैं इसके, इस तरीके से जिसपे जीन्स होते हैं। ठीक, जीन्स मैं आपको अगर एक इस चीज से बनाऊं कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जीन की, जीन के बाद डीएनए हमें दिखाई देता है। डीएनए किससे मिलता है, हिस्टोन से मिलता है, और जैसे ही हिस्टोन से मिलता है तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, जीन क्या बना देता है, जीन डीएनए पर, डीएनए को जीन को कैरी करने वाला ही डीएनए होता है। डीएनए के थ्रू ये एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में चला जाता है, जो सिमिलरिटीज हैं जो पेरेंट से बच्चों में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डीएनए की, जीन को अभी हम थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग इसको नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ डीएनए की बात करते हैं। ठीक है, यही डीएनए है, आगे जाकर हिस्टोन से जुड़ जाएगा, हिस्टोन से जुड़ के क्रोमोसोम, उसको छोड़ेंगे, हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे। शुगर और फॉस्फेट से मिलकर इसकी बैकबोन बनी होती है, किसकी, डीएनए की। अब हमें और क्या पढ़ना है इसके अंदर, देखो डीएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस बेस के, नाइट्रोजीनियस बेस के कुछ चीजें पाई जाती हैं। वो क्या होता है, जिसको बोला जाता है, इसी के साथ आप ज्वाइन करके भी लिख सकते हो, इसी के साथ, इसी डीएनए में क्या पाया जाता है, एन बेस के कुछ प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, एन बेस के कुछ प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। एन बेस का मतलब होता है नाइट्रोजीनियस, जो बेस नेचर के होते हैं। एन बेस यानी कि नाइट्रोजीनियस, पूरा ही लिख लेते हैं, नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, और कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ होते हैं इनके बीच में, यहाँ पर होते हैं इनके बीच में, यहाँ तीन, तो यहाँ पर, यहाँ पाए जाते हैं ये इनके बीच में, क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं कुछ। वो क्या होते हैं मैं बार बार बोले जा रही हूँ, नाइट्रोजीनियस बेस एक्चुअली होता क्या है, देखो इसको भी मैं यहाँ से इसको हटाते हैं, फिर मैं बताती हूँ नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं, क्योंकि ये भी दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। देखो नाइट्रोजीनियस बेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, नाइट्रोजीनियस बेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं,
एक होता है प्यूरिन, हिंदी में भी इसको प्यूरिन ही बोला जाता है, हिंदी में भी इसको प्यूरिन ही बोला जाता है, ठीक है, REIN, प्यूरिन में पर आई भी आएगा, प्यूरिन। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है पायरिमिडीन, दूसरा होता है पायरिमिडीन, स्पेलिंग PYRI, पायरिमिडीन, दूसरा होता है पायरिमिडीन, हिंदी में भी इसको पायरिमिडीन ही बोला जाता है, हिंदी में भी इसको पायरिमिडीन ही बोला जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो नाइट्रोजीनियस बेस इसके अंदर पाए जाते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा प्यूरिन होता है और कौन सा पायरिमिडीन होता है। यहाँ पर जो है ये है A और G, और यहाँ पर है T और C, ये है AG और ये है TC, ठीक, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर आप एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे ना तो आपको शायद ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आपको स्ट्रक्चर से दिखाई दिया, दो लाइन ऐसे हैं तो यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और आपस में ऐसे ऐसे लिपटी हुई हैं तो कोलाइडली है, यानी कि कुंडलित है, कोलाइड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, कॉइल्ड है, कोलाइड नहीं कॉइल्ड जिसको बोलते हैं, कुंडलित कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर के बाहर जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये इसको क्या बोला जाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि ये किस चीज का बना है, शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर बना हुआ है। डीएनए के अंदर जो आप शुगर पढ़ रहे हो ना, डीएनए के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम ही यही होता है, इसका नाम ही क्या है, शुगर। कौन सी शुगर, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है, साथ में फॉस्फेट के ग्रुप के साथ मिलकर ये इसकी बैकबोन बना देती है, ठीक। उसके अलावा जीन्स इसके ऊपर होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, इस जो हमने स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर भी तो कुछ होगा, इसी के अंदर होते हैं कुछ नाइट्रोजीनियस बेस। नेचर के दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। वो क्या होते हैं, एजी और टीसी। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि एजी और जीसी इनका पूरा नाम क्या है वो मैं अभी बताऊंगी, बस ये याद रखना कि एजी के अंदर जो ए है और टीसी के अंदर जो टी है, ए और टी ये दोनों मिलाकर एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जी और सी ये भी मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। दोनों के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं ना, एटी और जीसी के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ होता है ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन से होते हैं, डबल या ट्रिपल, है ना। तो याद रखना एटी के साथ तो डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब एटी और जी सी इनका नाम क्या है, इनको बोला क्या जाता है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। देखो ए से क्या होता है या मैं आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ। अरे बाप, ये रहा, इस वाले स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, इस सेल का सेंटर है, ठीक। सेंटर के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, है ना। वो डीएनए निकाल के पूरा डीएनए आपके सामने है। यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या होते हैं, ये जो क्या है, ये है जीन जो डीएनए कैरी करके ट्रांसफर करता है पेरेंट सेल से मदर सेल के अंदर। इसके बीच में आपने देखा ये क्या है, ये है नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स जिनको बोला था, ये रहे नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये इसके अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर का पार्ट है,
ठीक, जीन्स यहाँ पर होते हैं, और ये जो डबल करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो बॉर्डर है इसका, इसको क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको बोला जाता है। नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? ए डबल बॉन्ड के साथ टी से बना हुआ होता है। ए का मतलब होता है एडेनाइन, ए मतलब एडेनाइन या एडेनिन, और टी, टी मतलब थायमिन, टी मतलब थायमिन। उसके अलावा जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है, जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है किसके साथ? सी के साथ। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्वानिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, और सी, सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और ये आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके साथ बना हुआ है? टी के साथ। डबल है कि ट्रिपल है? डबल है। जी का हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? सी के साथ, यानी कि साइटोसिन के साथ बना हुआ है। कैसा है? डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल बॉन्ड है। यही आपको याद रखना है। एडेनाइन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है डीएनए के अंदर, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है डीएनए के अंदर। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है नाइट्रोजीनियस। इसके अंदर जो एजी है, जो ये दोनों हैं एजी, ये जो दोनों हैं एजी, ये क्या होते हैं? पायरीन, है ना, या फिर प्यूरिन, पायरीन नहीं प्यूरिन, प्यूरिन। और जो टी और सी हैं, ये क्या होते हैं? जो टी और सी हैं, जो टी और सी हैं, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये हैं पायरेमिडीन, ये है पायरेमिडीन, ये है पायरेमिडीन। इतना आपको याद रखना है डीएनए के अंदर, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा ये था आपका डीएनए। दूसरा है आपका आरएनए, दूसरा है आपका आरएनए, आरएनए। आरएनए में और डीएनए में कितना डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। डीएनए में डबल स्ट्रक्चर था, है ना, मतलब डबल हेलिक्स था, और आरएनए सिंगल धागा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आरएनए में सिंगल धागा होगा और कुछ नहीं होगा। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? तो इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? तो इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। शुगर फॉस्फेट के साथ मिलकर ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना देते हैं। सेम है जैसा डीएनए के साथ है, बिल्कुल सेम राइबोसोम इसके साथ आरएनए के साथ है। ठीक है ना, ये क्या है इसके अंदर? वही जो उसके अंदर था, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जैसा डीएनए में था सेम वैसे ही। बस इसके अंदर थोड़ा सा क्या डिफरेंस है? इसके अंदर ये डिफरेंस है, जिसके अंदर बॉन्ड बनता है ए, उसमें टी का बन रहा था जी सी, इसमें यू आ जाता है बस। इसमें टी की जगह, थायमिन की जगह यू आ जाता है, यानी कि यूरेसिल बन जाता है यू से। बाकी सारा ही सेम है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यू से आपका हो गया यूरेसिल, यू से आपका हो गया यूरेसिल। यही एक डिफरेंस है इसमें डीएनए और आरएनए में, यही एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ये रहा आपके सामने डीएनए और आरएनए का एक डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है। आपको डीएनए में दिख रही है डबल स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक, एक और ये दो। ये जो बॉर्डर है इसी को क्या बोला गया था? शुगर फॉस्फेट बैकबोन।
यहाँ पर आरएनए के अंदर एक ही स्ट्रक्चर है, ये जो मोटी है इसका सेम है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पर डीएनए के अंदर आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है, ए का टी के साथ है, जी का सी के साथ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन का थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्शन है और ग्वानिन का किसके साथ, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। आरएनए में अलग है, आरएनए के अंदर, आरएनए में बस ये डिफरेंस है, जो एडेनाइन है ये डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कुछ नहीं होता है, आपको बस यही याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए और आरएनए के बारे में जितना भी आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही जानना है और इससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैं जीन के बारे में आपको बता रही थी, है ना, एक चीज़ थी जो मैं आपको जीन के बारे में बता रही थी, वो क्या था, एक चीज़ थी जो आपको सिर्फ जीन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है जीन के बारे में जानने में। GENE यानी कि जीन। ठीक, क्या होते हैं जीन, तो याद रखना बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है ये, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी को बोलते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। अनुवांशिकता वो चीज़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और जो ट्रांसफर हो रही है उसकी सबसे बेसिक क्या चीज़ ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। डीएनए से ही हिस्टोन से मिलकर वो क्रोमोसोम बनता है ना। और उसी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, जीन है, क्योंकि जीन को बहुत छोटी होती है, उसको बहुत जूम करके देखा जाता है किसमें, डीएनए के ऊपर। ठीक, तो सबसे छोटी बेसिक यूनिट जो होती है हेरिडिटी की, वो किसको माना जाता है, जीन को माना जाता है। दूसरा और क्या है, फादर ऑफ जीन या फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक। अब यहाँ पर एक वर्ड आया जेनेटिक, जेनेटिक और जीन क्या है, तो कुछ नहीं है, दोनों चीजें सेम ही हैं, ये है जेनेटिक, जेनेटिक। स्टडी ऑफ जीन को ही बोला जाता है, स्टडी ऑफ जीन ही क्या होता है, जेनेटिक। स्टडी ऑफ जीन को ही जेनेटिक बोला जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया मेंडल को, मेंडल। किसको कहा गया, मेंडल को। मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक, मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गार्डन पी, गार्डन पी यानी कि मटर का पौधा लिया था, मटर का एक पौधा लिया, ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च करी थी, किस चीज़ के बारे में, कि किस तरीके से हेरिडिटी के अंदर चेंजेस होते हैं, यानी कि किस तरीके से जीन वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है। इसके अलावा, इसके अलावा जीन से रिलेटेड एक नाम और आता है जिनको बोला जाता है जॉनसन, जिनको बोला जाता है जॉनसन। ठीक, ये कौन है, अगर ये फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल को बोला जाता है तो जॉनसन क्या है, जॉनसन वो हैं जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था कि ऐसे ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर होता है डीएनए के ऊपर। डीएनए काम कैसे करता है पूरी तरीके से, है ना, डीएनए के ऊपर रिसर्च करके देखी थी मटर के पौधे पर, वो मेंडल ने करके देखी थी। लेकिन उनसे भी पहले डीएनए के बारे में हमें इसमें जीन के बारे में हमें किसने बताया था, जॉनसन ने कहा था। तो याद रखना जीन की खोज या फाउंड किसने किया था, तो वो जॉनसन ने किया था। ठीक है,
लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च करी थी मटर के पौधे को लेकर वो किसने करी थी, वो मेंडल ने करी थी। वो किसने करी थी, मेंडल ने करी थी। इतना ही क्वेश्चन बस आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि गार्डन पी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस। ये फादर ऑफ जेनेटिक हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी हो गया। जीन कौन कैरी करता है जीन को, तो बस डीएनए कैरी करता है जीन को। ठीक है, जीन को कैरी कौन करता है, डीएनए कैरी करता है। ठीक, और वही ट्रांसफर करता है। होता क्या है, तो ये काम क्या करता है, तो ये आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं जैसे माँ से जो फादर में आता है, जैसे किसी के फादर बहुत इंटेलिजेंट है तो जरूरी थोड़ी कि उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट हो। अगर ये चीज जीन के अंदर होगी और वो जीन पेरेंट से बच्चे के अंदर जाएगा तब उसका बेटा इंटेलिजेंट हो सकता है, वरना जरूरी नहीं है कि जिसके फादर बहुत इंटेलिजेंट हो तो बच्चा भी इंटेलिजेंट हो, है ना। क्योंकि वो चीज़ जीन में नहीं होती है, वो चीज़ उनके दिमाग में है, वो चीज़ उनके जीन में नहीं है। जीन में होता तो बच्चा भी उतना इंटेलिजेंट होता जितना फादर है। ठीक, तो जो चीज़ जीन में होती है सिर्फ बच्चे के अंदर वही क्वालिटी आती है। ऐसा नहीं है अगर किसी के फादर पहलवान है तो बच्चा भी पहलवान होगा, ऐसा नहीं है। पहलवानी उनकी बॉडी के अंदर है, उनके उस चीज़ में है कि उन्होंने मेहनत करी और वो पहलवान बन गए। अगर ये चीज़ उनके जीन में होगी, डीएनए में होगी, तो बच्चा भी पहलवान बनेगा। और अगर वो चीज़ उनके जीन में, जीन के थ्रू उनके बच्चे में नहीं गई तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पहलवान ही बने। ठीक है, ये डिफरेंस होता है जीन में और नॉर्मल क्वालिटीज़ के अंदर। ज़रूरी नहीं है बच्चा वैसा ही हो सेम टू सेम जैसे फादर हो। कुछ क्वालिटी जो जीन के थ्रू ट्रांसफर होगी बच्चा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फादर है। अदरवाइज चीज़ें अलग होती हैं क्योंकि जीन के अंदर हेरिडिटी के साथ साथ वेरिएशन भी होता है। जीन के अंदर हेरिडिटी तो होती ही होती है ना। जीन के अंदर हेरिडिटी तो होती ही होती है, साथ में वेरिएशन भी होता है। वेरिएशन यानी कि कुछ ना कुछ अलग, बच्चे सारे सेम थोड़ी होते हैं, अलग अलग भी तो होते हैं, है ना। तो जीन के अंदर हेरिडिटी के साथ साथ वेरिएशन भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ थी। सेल पूरा कंप्लीट हुआ आपका। सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, मुझे नहीं लगता कोई एक आध क्वेश्चन भी आपका छूटेगा, क्योंकि एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम में सेल से आए हुए क्वेश्चन को टिक करने के लिए आप लोग रेडी हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ।